तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग हर रोज़ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आज की क्लास भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी है। आज भी आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, साथ ही कुछ पुरानी चीज़ों का रिविज़न भी आज हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए बच्चा लोग, देखते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है ये रचनाएं किसकी है। बेहद इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान आप सभी के लिए। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है दादू और चौथा है रामानंद। फटाफट कमेंट करेंगे कि ये रचनाएं किसकी हैं। निश्चित तौर पे ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है और आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है सूरदास, बिल्कुल सही है। देखिए जो है लगा ही है रचना में, तो निश्चित तौर पे बहुत आसान है याद करना आपका। चलिए बच्चा लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके उपदेशों से प्रेरित होकर शिवाजी ने मुसलमानी शासन को हटाकर महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? आपको बताना है कौन से संत हैं जिनके उपदेशों से शिवाजी को ये प्रेरणा मिली और उन्होंने वहाँ से मुसलमानी शासन को विस्थापित कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आपको बताना है बच्चा लोग वो कौन से जो है व्यक्ति हैं। पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा है नामदेव, तीसरा है गुरु समर्थ रामदास और चौथा है तुलसीदास। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निश्चित तौर पे आप सभी के लिए और आसान भी है। आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। ये शिवाजी के गुरु भी थे और इन्हीं के उपदेशों से ये प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए। निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु समर्थ रामदास। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? देखिए ये सारे क्वेश्चन आयोग के पूछे हुए हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि नरसिंह मेहता का संबंध किस राज्य से है। पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर देंगे। नरसिंह मेहता कौन से राज्य से संबंधित हैं, जो कि एक प्रसिद्ध संत हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि गुजरात के हैं ये नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही शानदार है, कई बार एग्जाम में आया है। प्रसिद्ध भजन जो महात्मा गांधी को प्रिय था, वैष्णो जन तो तेने कहिए के रचयिता हैं। आपको बताना है बच्चा लोग, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन जिसको अक्सर गाया करते थे, वैष्णो जो है संतो तेन या वैष्णो जन तो तेनो कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये पूरा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो दूसरे के दर्द को महसूस करे, जो दूसरे के दर्द को समझे। तो आपको बताना है ये कौन लिखने वाले हैं। पहला है तुकाराम, दूसरा है नामदेव, तीसरा है मीरा और चौथा है नरसिंह मेहता। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही फेमस प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। नरसिंह मेहता जी का ये भजन है जो गांधी जी का प्रिय भजन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आया है कि गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है। और अगला प्रश्न भी देखिए, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है संप्रदाय एवं प्रवर्तक के संबंध में सही है। एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ उनके प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है श्री संप्रदाय, सामने दिया है रामानुज, क्या ये रामानुज का है? दूसरा है सनक संप्रदाय, क्या ये निम्बार्क का है? तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय, क्या ये माधवाचार्य का है? और चौथा है स्मृति संप्रदाय, क्या ये शंकराचार्य का है? और पांचवा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग और आप लोग पीछे की क्लासेस को भी रिविज़न करते रहिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 5 है बिल्कुल सही है। श्री संप्रदाय रामानुज का है, सनक संप्रदाय निम्बार्क का है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का है और स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से रुद्र संप्रदाय का संबंध किस संत से है? किस संत का संबंध रुद्र संप्रदाय से है? पहला है वल्लभाचार्य, दूसरा है रामानुज, तीसरा है माधवाचार्य, चौथा है चैतन्य महाप्रभु। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप सभी के लिए और निश्चित तौर पे इसका उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए।
आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य का है रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य का है रुद्र संप्रदाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, नेट जैसे एग्जाम में भी आया हुआ है। बताएंगे शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ एवं उनके स्थानों में कौन सा है जो कि सही है। शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए हैं 4 दिशाओं में, जिसको चारों धाम भी कहा जाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सुमेलित है। पहला है ज्योतिष पीठ, क्या ये बद्रीनाथ में है। दूसरा है गोवर्धन पीठ, क्या ये श्रृंगेरी में है। तीसरा है शारदा पीठ, क्या ये पुरी में है। और चौथा है श्रृंगेरी पीठ, क्या ये द्वारिका में है। और पांचवा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। अच्छा, उपरोक्त सभी का ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं। ओहो, बिल्कुल यहाँ पे होगा बच्चा लोग, पांचवा ऑप्शन ले लीजिए, सभी का सभी सही हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी सही हैं तो इसलिए सभी ऑप्शन का ऑप्शन तो होना ही चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे आपका सभी सही है, क्योंकि पांचवा ऑप्शन मैं देना भूल गई थी, यानी कि आपका पांचवा ऑप्शन क्या है, सभी सही हैं। ऑल जो है वो क्या है, ट्रू है। इसको याद रखिएगा, सभी सही हैं। याद कर लीजिएगा, ज्योतिष पीठ कहाँ है, बद्रीनाथ में है। गोवर्धन पीठ कहाँ है, श्रृंगेरी में है। शारदा पीठ पूरी उड़ीसा में है। और श्रृंगेरी पीठ द्वारिका में है। ये क्वेश्चन आया, द्वारिका कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। याद रखिएगा, पूरी उड़ीसा आप सभी को पता है उड़ीसा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका श्रृंगेरी ये कर्नाटक में है, कर्नाटक। और आपका बद्रीनाथ सभी को पता है उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में है बद्रीनाथ। और पीठ कौन सा है, ज्योतिष पीठ है। और आपका कर्नाटक में कौन सा है, गोवर्धन पीठ है। और शारदा पीठ जो है ये आपका उड़ीसा में है। और श्रृंगेरी पीठ जो है ये द्वारिका गुजरात में है। तो ये कभी कभी पीठ दे देता है और फिर जो है पूछ लेता है कि कौन से राज्य में है, तो आपको राज्य भी याद होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने एक 5वां मठ भी स्थापित किया था केरल में। शंकराचार्य ने केरल में 5वां मठ स्थापित किया था या पीठ स्थापित किया था, जहाँ से चारों जो ये पीठ हैं इन पर निगरानी रखते थे, नियंत्रण रखते थे। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने अपने भक्ति गीतों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। सूरदास के भक्ति गीतों में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया है। पहला है मैथिली, दूसरा है अवधी, तीसरा हिंदी और चौथा है ब्रज भाषा। बताएंगे, सूरदास आप सभी को पता है ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, कृष्ण भक्ति मार्ग के हैं। निश्चित तौर पे कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो कौन सी भाषा हो सकती है, ये बस आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। ये ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को लिखते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में पद पादशाही की स्थापना जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था, निम्न में से इसका श्रेय किस शासक को है। यानी कि भारत में पद पादशाही की जो स्थापना है वो किसने किया है, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी कि इसके पहले शासकों को बादशाह नहीं कहा जाता था, बल्कि शासक कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था, लेकिन बादशाह नहीं कहा जाता था। तो किसने भारत में ये पद्धति शुरू की, बादशाह। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को याद होना चाहिए, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, बाबर या अकबर। आप सभी को ये इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। और निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि बाबर ही हैं। ऑप्शन नंबर 3, बाबर ही पहले शासक हैं जिन्होंने भारत में बादशाह या पातशाह की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन है। आज का सबसे आसान प्रश्न है और इसीलिए आपके लिए आसान है उत्तर बताना, सभी का उत्तर सही होना चाहिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा और बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर। यहाँ पे 4 पीढ़ी दी हुई है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाबर के पुत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है। बाबर के पुत्रों में से कौन सा एक है जो कि सही नहीं है। पहले है हुमायूं, दूसरा है कामरान, तीसरा है अस्करी, चौथा है हिंदाल, पांचवा है उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, बाबर के कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थीं, ये सब आपको पढ़ा हुआ है। ये रिवीजन क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे पहले साल कर चुके हैं आप लोग इसको।
और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि बिल्कुल सही, आप सभी को पता भी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये सारी बातें सही हैं। हुमायूं सबसे बड़े हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं 3 और भाई हैं इनके, यानी कि टोटल 4 पुत्र हैं बाबर के। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? बाबर कहाँ के शासक थे जब वो भारत में आए उसके पहले? और ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला है फरगना, दूसरा है तुर्की, तीसरा है गजनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा जब आपने बाबर को पढ़ा होगा कि ये फरगना के जो है शासक थे और फरगना को प्राप्त करने के लिए इन्हें बहुत मशक्क़त करना पड़ा था। बार बार इनके हाथ से ये चला जाता था और एट लास्ट हार मान करके इन्हें भारत की तरफ अपना रुख मोड़ना पड़ा और ये भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब रहे। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है और ये अभी आप सभी को इसका भी उत्तर क्या है पता है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? आप लोगों को बाबरनामा के बारे में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं, शायद ऐसी भी चीज़ें जो बाकी लोगों को नहीं पता। पहला है फ़ारसी, दूसरा अरबी, तीसरा तुर्की, चौथा उर्दू। निश्चित तौर पे मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें रटी हुई हैं कि चगताई तुर्की में इन्होंने लिखा है बाबरनामा, जो कि इनकी क्या है, आत्मकथा है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तुलगमा युद्ध पद्धति एवं रूमी विधि का प्रयोग निम्न में से किस युद्ध में किया था? आपको बताना है कौन से युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति और रूमी विधि का उपयोग किया था। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई समस्या नहीं है कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तुलगमा पद्धति और रूमी विधि का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सामने जो है ठेले ठेले जैसे गाड़ियों को खड़ा कर दीजिए और उसके बीच बीच से आक्रमण कीजिए, हमला कीजिए, ताकि अगर कोई चीज़ आपके ऊपर वार किया जाए तो आप इसके पीछे अपने आप को छुपा सकें और इनके बीच में आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें। तो ये बहुत ही बेहतरीन विधि थी कि सामने से कुछ अवरोध कर दीजिए और फिर उसके आसपास होकर के आक्रमण कीजिए। ये था तुलगमा पद्धति। और तुलगमा पद्धति ये सब कहाँ का है? मध्य एशिया से सीखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बाबर की सेना में 2 सैन्य अधिकारी, एक थे उस्ताद अली, दूसरे थे मुस्तफ़ा, निम्न में से किस पद पर थे? और आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। पहला है तीरंदाज, दूसरा है सेनापति, तीसरा है तोपची और चौथा है इनमें से कोई नहीं। निश्चित ही बच्चा लोग आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि मुस्तफ़ा और जो उस्ताद अली हैं ये क्या थे बाबर के सेना में। फटाफट बता दीजिए और आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है बिल्कुल सही है। तोपची और बंदूकची हैं ये लोग, यानी कि तोपखाने की जो है काम को ये संभाल रहे थे और इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा मदद किया पानीपत के युद्ध को जीतने में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? कितना आसान है आप सभी के लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं और अभी भी छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरा बाबर दौलत खान लोदी, तीसरा बाबर राणा सांगा, चौथा बाबर मेदिनी राय। बताएंगे बच्चा लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? निश्चित तौर पे कोई समस्या मेरे बच्चों को ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में नहीं है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इसके साथ ही लोदी वंश की समाप्ति हो गई, सल्तनत काल समाप्त हो गया और शुरू हो गया मुगल राजवंश। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपके लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि मैं बाय डेट सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। चारों युद्धों का मैंने डेट के साथ डिस्कशन किया है और ये डेट के साथ पूछा हुआ है। जहाँ पे बच्चे सिर्फ 1526 रट के रखते हैं, अगर डेट दे देता है तो वहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए डेट को मैं बार बार आपके सामने रख रही हूँ। बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से कब हुआ? हाँ, कब हुआ, यहाँ पे होगा नहीं, हुआ। पहला ऑप्शन है 21 अप्रैल 1525, दूसरा 21 अप्रैल 1526, तीसरा 21 अप्रैल 1526 और चौथा 21 जून 1526 और चौथा है 17 मार्च 1526। बताएंगे बच्चा लोग कि कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? और ये आप सभी को याद होना चाहिए
क्योंकि 1526 की घटना है, ये तो सभी को कंफर्म है, लेकिन हुआ कब था ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ है पानीपत का युद्ध। इसके बाद आप देखेंगे सारे युद्ध इसके बाद हुए हैं और धीरे धीरे करके 29 तक हुए हैं, और मोस्टली गर्मियों के टाइम में और बाकी मौसम में भी बाबर भारत में रहे हैं और यहाँ के बारे में उन्होंने बहुत ही शानदार वर्णन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? जब पानीपत का युद्ध उन्होंने किया उसके बाद उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? बच्चा लोग बताए हैं आप लोगों को, पीछे की क्लासेस में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पहला है गाजी, दूसरा है उस्ताद, तीसरा है कलंदर, चौथा है पादशाह। फटाफट कमेंट करेंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। निश्चित तौर पे आप सभी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी, क्योंकि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने काबुल में क्या किया था, असरफियाँ बंटवाई थी, पैसे बंटवाए थे, और उनके इसी दानशीलता को, उदारता को देखते हुए इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। और ये पैसे भारत में नहीं बल्कि काबुल में बंटवा रहे हैं, क्योंकि काबुल में बहुत गरीबी थी और भारत में सोने चांदी का भरमार था। ऐसा बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? ये भी आज का बहुत ही आसान प्रश्न है। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ है? निश्चित तौर पे बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा, खास करके बाबर के लिए, और मुगल वंश की स्थापना को इसी ने मजबूत कर दिया था। नींव तो पानीपत में पड़ी, लेकिन उसको मजबूती और उस पर कई मंजिला भवन कैसे बन गए, ये खानवा के युद्ध के बाद बन गए। तो आप सभी को पता है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें राजपूतों का संघ और बाबर इन दोनों के बीच बहुत ही निर्णायक या घमासान युद्ध हुआ था। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सारी चीज़ें आसान हैं। लीजिए अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। खानवा युद्ध की तिथि है, बताएं खानवा युद्ध किस तिथि और ईयर में लड़ा गया था? और बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। पहला है 21 अप्रैल 1525 ईस्वी, दूसरा है 25 अप्रैल 1526 ईस्वी, तीसरा है 17 मार्च 1527 ईस्वी, और चौथा है 6 मई 1527 ईस्वी। बताएंगे बच्चा लोग खानवा युद्ध किस तिथि को हुआ था? निश्चित तौर पे आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को, 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था खानवा का युद्ध, और ये युद्ध बहुत ही निर्णायक रहा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, खानवा युद्ध की विजय के उपरांत बाबर ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? और ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग पहले के प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व कर चुके हैं, तो आप सभी को ये याद होना चाहिए। पहला है कलंदर, दूसरा है बादशाह, तीसरा है बैबरिज, और चौथा है गाजी। आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चा लोग, क्योंकि ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। निश्चित तौर पे पढ़ा हुआ बार बार रिविजन हो जाए तो कॉन्फिडेंस आता है। गाजी, और गाजी का मतलब क्या था? जो दूसरे धर्म के लोगों के सरों की मीनारें बना दे, उसको क्या कहा जाता था? उसको गाजी कहा जाता था। मीनारें बना दे सरों की, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका गाजी। हालांकि ये चीज़ें इस्लाम धर्म में ही देखने को मिलती हैं। ऐसी उपाधियाँ और किसी धर्म में मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हैं कि दूसरे धर्म के लोगों की हत्याएं करने के बाद उसको एक उपाधि दी जाए। जैसा कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि गाजी की उपाधि इन्होंने कई बार धारण की है, और जब भी ये दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, चंगेज़ खान ने भी गाजी की उपाधि धारण की है, और आप देख रहे हैं बाबर ने भी ऐसा 2-3 बार किया है। यानी कि जब भी दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं तब ये लोग क्या करते हैं? गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ऐसा हमें इतिहास में उल्लेख मिलता है। हालांकि इंसानियत को मार के कोई भी इंसान अच्छी उपाधि धारण करे, ये तो कहीं से ठीक नहीं है। फिलहाल तो जो चीज़ें हो गई हैं उसका क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाबर ने भारत में किस युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया था? यहाँ पे होगा बच्चा लोग तोपखाना। तोपखाने का प्रयोग निम्न में से किस युद्ध में बाबर ने पहली बार किया है? और आप सभी को भी इसका उत्तर पता है।
ऑप्शन नंबर है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघरा का युद्ध। इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या ही नहीं है, सभी को पता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इन्होंने तोपखाने का उपयोग किया था। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हो करके भेरा का किला हो जाता, भेरा का किला, तो ये सही हो जाता, क्योंकि पानीपत के युद्ध के पहले ही बाबर ने भेरा के किले को जीता था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, और इसको जीतने के दरमियान भी उसने सबसे पहले तोपखाने का उपयोग किया था। चूँकि ऑप्शन में भेरा का किला नहीं है, इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। अगर होता तो सबसे पहले भेरा का किला और सेकेंड नंबर पे पानीपत का युद्ध हो जाता। लेकिन बच्चा लोग, तोपखाने की जगह अगर बारूद आ जाता कि बारूद का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो ये बहुत पहले ही भारत में दक्षिण भारत के युद्धों में वहाँ के शासकों ने किया था। तो बारूद का पहला प्रयोग बाबर ने नहीं किया है, ये पहले ही भारत में हो चुका है, और चीनियों ने भी जो है किया था। बाबर ने यहाँ पे भारत में तोपखाने का उपयोग किया, पहली बार भेरा में और दूसरी बार पानीपत में। बारूद और तोपखाने में अंतर है, ये चीज़ याद रखिएगा। तोपखाना अलग चीज़ है और बारूद अलग चीज़ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चा लोग। बाबर एवं राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच 1528 ईस्वी में निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें बनाई थी। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने राजपूतों के सिरे की मीनारें बनाई और गाजी की उपाधि धारण की है। पहली बार गाजी की उपाधि इन्होंने खानवा युद्ध में धारण की और दूसरी बार इन्होंने चंदेरी के युद्ध में भी धारण किया है। और आपको मैंने उत्तर बता दिया, हालांकि आप लोगों को उत्तर पता ही है, निश्चित तौर पे सभी को पता है कि चंदेरी का युद्ध ही है जो कि राजपूतों के खिलाफ था, क्योंकि घाघरा का युद्ध जो था ये राजपूत नहीं थे बल्कि कौन थे, अफ़गान थे, अफ़गानों के खिलाफ था, निश्चित तौर पे याद होगा। और आपका खानवा का युद्ध राजपूत हैं, यहाँ भी राजपूत हैं, और आपका जो पानीपत का था वो भी अफ़गान थे। यानी कि इन 4 युद्धों में 2 युद्ध अफ़गानों से लड़े गए हैं, पानीपत का और घाघरा। फर्स्ट एंड लास्ट अफ़गान है और बीच में जो 2 है वो राजपूतों के खिलाफ है। और भेरा का देखिए यहाँ आ गया है जहाँ सबसे पहली बार उन्होंने तोपखाने का उपयोग किया था। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा के। देखिए फिर इसी से क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। इसमें से कौन से युद्ध जो है जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। पहला है खानवा, दूसरा है पानीपत, तीसरा है चंदेरी और चौथा है घाघरा। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, इसको भी बिल्कुल क्लियर रखिएगा बच्चा लोग। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मैं भी दिमाग में कुछ और चलता रहता है और जुबान से कुछ और बोल देती हूँ, और वो तब पता चलता है जब मैं दोबारा कभी वीडियो को सुनती हूँ। तो अगर ऐसा कभी होता है, कुछ गलती होती है, तो मैं उससे सुधार कर दूँगी। तो फिलहाल बच्चा लोग आपको ये बताना है कि जल और थल पे कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है बिल्कुल सही है, घाघरा। अगर कभी चंदेरी पढ़ लिया हो तो उसको नहीं ध्यान दीजिएगा, आपका फाइनल उत्तर इसको याद रखिएगा, घाघरा है। कैसे याद रखेंगे, घाघरा नदी का नाम है, आप सभी को पता है। तो इसी युद्ध में नदी और स्थल दोनों पे युद्ध हुआ है, घाघरा ही युद्ध में स्थल और जल दोनों पे युद्ध किया गया है, और ये भी अफ़गानों के विरुद्ध था। मैंने आपको बताया था घाघरा युद्ध में जो शेरशाह सूरी हैं वो किसकी तरफ हैं, जो है अफ़गानों की तरफ हैं। और जब इसके पहले चंदेरी का युद्ध हुआ था तब वो बाबर की तरफ थे। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की तरफ थे, और अगले साल घाघरा के युद्ध में फिर से अफ़गानों के साथ आ गए, क्योंकि इस युद्ध में इन्होंने प्रण लिया था कि अगर प्रकृति ने मेरा साथ दिया तो मैं मुग़लों को भारत से खदेड़ दूँगा। और अगले साल उन्होंने अफ़गानों का साथ दिया, हालांकि वो इस अपने प्रण में सक्सेस भी हुए थे। उन्होंने हुमायूं को भारत से खदेड़ भी दिया था, 15 वर्ष तक हुमायूं को भारत में एंट्री नहीं करने दिया था। देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मकबरा स्थित है। यानी कि जो मकबरा उनका 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बना वो कहाँ स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसको सबसे पहले कहाँ पर दफन किया गया था। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है काबुल, तीसरा है दिल्ली, चौथा है लाहौर। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी आगरा में। आगरा में मृत्यु हो गई तो उनको आगरा में ही क्या कर दिया गया था, वहीं पे दफन कर दिया गया था। और बाद में आगे चल करके उनके
जो है कब्र को दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया, यानी कि भारत से बाहर ले जाके स्थापित कर दिया गया। देखिए आ भी गया, निम्न स्थानों में से कहाँ बाबर का मकबरा स्थित है, यानी कि वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ है आपको ये बताना है। तो वर्तमान में कहाँ है बच्चा लोग, काबुल, दिल्ली, आगरा, मुल्तान। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए, बाबर की इच्छा थी कि मेरी जब मृत्यु हो तो मेरा जो शरीर है, मेरा जो बॉडी है, ये मेरे अपने भूमि पे जाना चाहिए, मेरी अपनी मातृभूमि में दफन होना चाहिए। मैं अपनी मातृभूमि में मतलब जो है अपना अंतिम जो एक कहिए कि शरीर चाहता हूँ। जैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि मेरा जो शरीर है वो मेरी मातृभूमि में हो। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कि इनका मातृभूमि क्या था, काबुल था। और इनका जो मकबरा है ये लास्ट में इनकी पत्नी ने काबुल में ही हस्तांतरित कर दिया था। तो याद रखिएगा, वर्तमान में इनका मकबरा काबुल में है, लेकिन जब मृत्यु हुई तब इनको दफन कर दिया गया था आगरा में ही। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, बाबरनामा का फारसी भाषा में निम्न में से किन विद्वानों ने अनुवाद किया है। ये क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। पहला है अबुल फजल, दूसरा है फैजी, तीसरा है अबुल रहीम खान खाना और चौथा है मुल्ला दाऊद। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किस विद्वान ने किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पहले ही कर चुके हैं तो आप लोगों को इसका उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बाबरनामा का फारसी अनुवाद, बाबरनामा का अंग्रेज़ी अनुवाद, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कहाँ पे आपका मतलब कौन है जिन्होंने ये काम किया है। निश्चित तौर पे आप सभी को ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया है बाबरनामा का। अगला भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाबर के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पे निम्न में से कौन बैठा। इस प्रश्न में तो कोई दम नहीं है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि बाबर की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन जिसको मिला है वो है हुमायूं। हालांकि उस समय हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन है शेर शाह और बाकी उसके दूसरे सबसे बड़े दुश्मन है उसके अपने ही भाई जिन्होंने उनका कभी साथ नहीं दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हुमायूं का टाइम पीरियड शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के प्रमुख प्रतिरोधियों में से हैं, हुमायूं के प्रमुख प्रतिरोधियों में से कौन है। पहला है शेर शाह, दूसरा है बहादुर शाह, तीसरा है सिकंदर सूर और चौथा है ये सभी। बताएंगे बच्चा लोग हुमायूं का प्रमुख प्रतिरोधी कौन है। निश्चित ही कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बहादुर शाह तो अभी है ही नहीं। और इस तरह से आपका सबसे जो बड़ा दुश्मन है शेर शाह है हुमायूं के, और हुमायूं के सामने शेर शाह बहुत ही ज़्यादा होशियार थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे। हुमायूं को उन्होंने अपने हिसाब से चलाया था, जैसा ये चाहते थे वैसा हुमायूं से करवाते थे और हुमायूं वैसा ही करते थे। इतने बुद्धिमान थे बाबर ने, जो इनको कहा था कि ये चालाक लोमड़ी हैं, वाकई में ये सत्य था और इन्होंने हुमायूं को खासा परेशान किया था और आखिरकार उनको भारत छोड़ के जाना ही पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किस नए नगर की स्थापना की थी। आपको बताना है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने एक नए नगर की स्थापना की थी। वो नया नगर कौन सा था। पहला है अमरकोट, दूसरा है नगरकोट, तीसरा है दीनपना, चौथा है आगरा। और आप सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को पता आगरा तो होगा नहीं, अमरकोट राजपूतों का है, दीनपना है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को है ही नहीं। दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने किया है और कब किया है, 1533 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच हुआ था। ये भी काफ़ी आसान है क्योंकि ये सारे तथ्य आप लोगों की निगाहों से बार बार गुजरते हैं, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल रटा है ये सारी चीज़ें कि जो चौसा का युद्ध है 1539 ईस्वी में हुआ है। ये याद रखिएगा, ईयर भी ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच ही। ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध निम्न में से कब हुआ था। शेर शाह और हुमायूं के बीच एक और युद्ध हुआ जो निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा, भारत से निर्वासित हो गए हुमायूं। वो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए।
1540 ईस्वी। और निश्चित तौर पे आप सभी को ये सारी चीज़ें रटी हुई हैं, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। ये युद्ध बहुत निर्णायक रहा और यहाँ से अफ़गान साम्राज्य स्थापित हो गया। दिल्ली की राजगद्दी पे आसीन हुए शेरशाह सूरी और हुमायूं इसके बाद भटकते रहे अगले 15 सालों तक। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, हुमायूं की पत्नी जिनसे अकबर उत्पन्न हुआ था निम्न में से कौन थी? यानी कि अकबर की माँ कौन है? महामांगा, हमीदा बानो बेगम, जोधा बाई, हसीना बेगम। निश्चित ही सभी को रटा है कि हमीदा बानो बेगम ही अकबर की माँ हैं। हालांकि पालन पोषण महामांगा ने किया है, लेकिन माँ हमीदा बानो बेगम है। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कब हो गई है? 1555, 1554, 1556, 1558। तो ये भी आप सभी को पता होगा कि हुमायूं बड़े मुश्किल से तो दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर पाए, लेकिन जिस साल उन्होंने मतलब मुश्किल से 1 साल भी वो शासन नहीं किए, दिल्ली के सिंहासन का सुख नहीं भोग पाए कि उनकी मृत्यु हो गई। आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1556 ईस्वी में ही क्या हो गया है? मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था? ये भी बहुत आसान है। अकबर, बाबर, जहांगीर और हुमायूं। निश्चित तौर पे इन्हीं के बारे में लेन पोल ने स्टेटमेंट दिया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो आप सभी को पता है हुमायूं ही है जो अपने ही द्वारा बनवाए गए लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरे और गिरने से इनको अंदरूनी चोटें आई सर में और फिर इनकी मृत्यु हो गई। और ये काफ़ी उस समय बेहतरीन था कि हुमायूं की मृत्यु की खबर जो है वो साम्राज्य में नहीं फैलने दिया गया, क्योंकि उस समय अकबर कलानौर नामक स्थान पे थे, यानी कि पंजाब में वो युद्ध में व्यस्त थे। उनके साथ बैरम खां थे। यहाँ हुमायूं की मृत्यु हो गई और ये चीज़ किसी को कानो कान पता नहीं चला। हुमायूं जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को उन्हीं का कपड़ा पहना के शाम को छत पे घुमाया जाता था ताकि लोगों को लगे कि बादशाह महल में उपस्थित हैं। और हुमायूं की मृत्यु के लगभग 3 दिन बाद ये खबर लोगों के बीच फैली कि हुमायूं अब नहीं रहे। ऐसी चीज़ें भी की गई हैं इतिहास में। इतनी बड़ी बड़ी बातों को 3 दिनों तक छुपा कर रखा गया था ताकि दिल्ली का सिंहासन सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शासक सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? वह ज्योतिष में अटूट विश्वास रखता था। पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। बेहद आसान है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और हम लोग इसको पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हुमायूं हैं यही ज्योतिष विद्या में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इस सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहना करते थे। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? ये सब तो आप लोगों को बिल्कुल रट गया है, नींद में भी सही उत्तर बताएंगे आप लोग। निश्चित ही आप सभी को पता है कि हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम है। इन्होंने ही लिखा है हुमायूं नामा। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद खां, बहार खां, शेर शाह और इस्लाम खां। सभी को पता है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जीवन काल भी बहुत संघर्षपूर्ण है। बहुत कुछ तजुर्बे इन्हें ज़िंदगी ने दिया है, शायद इसीलिए इन्हीं तजुर्बों को लेते लेते इतना ज़्यादा ये होशियार, ब्रिलियंट या समझदार हो गए थे। इन्हें हर क्षेत्र की जानकारी हो गई थी, चूँकि इन्होंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं और इनको भी बहुत बाद में जा कर के दिल्ली का सिंहासन नसीब हुआ और बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा इनका भी जीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। चूँकि शेर शाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण है तो निश्चित इनके बारे में क्वेश्चन तो बनना ही है। पहला है फरीद, दूसरा है बहार खां, तीसरा है जुनैदी, चौथा है हेमू। तो आप सभी को पता है बच्चा लोग कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न, फरीद को शेर खां की उपाधि निम्न में से किस शासक ने प्रदान की थी? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। पहला है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है जौनपुर और चौथा है गुजरात। कहाँ के शासक ने फरीद को
शेर खां की उपाधि दी थी? आपको ये बताना है। निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। बिहार सही हो जाएगा आपका। बिहार के शासक ने ही इनको शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि इन्होंने एक शेर को मार दिया था अपने हाथ से, और इसीलिए इनको शेर खां की उपाधि बिहार के शासक ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह ने यह वाक्य किस शासक से हुए युद्ध के उपरांत कहा है? आपको बताना है कौन से शासक हैं जिनसे हुए युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। पहला है हुमायूं, दूसरा है केरत सिंह, तीसरा है मालदेव और चौथा है चंद्रसेन। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है, मालदेव। और अगर साम्राज्य पूछेगा तो मारवाड़। अगर पूछ ले कौन से साम्राज्य के बारे में कहा या कौन से क्षेत्र को विजित करने के दरमियान ये स्टेटमेंट दिया, तो मारवाड़ विजय शासक कौन है? मालदेव। मारवाड़ के शासक मालदेव। इसी के विजय के लिए जो है शेरशाह ने ऐसी बातें कही हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत बढ़िया है। शेरशाह की मृत्यु कब हुई है? 1545, 1550, 1555, 1560। इम्पॉर्टेंट है लेकिन आसान है आप सभी के लिए। आपको पता है कि दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के बाद शेरशाह सूरी भी मुश्किल से 5 वर्ष ही शासन कर पाए, और इसी 5 वर्ष में इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था। सड़कों का निर्माण, सरायों का निर्माण, राजस्व प्रबंधन, न्याय प्रणाली, सैनिकों की व्यवस्था, मतलब हर क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास किया इन्होंने। मात्र 5 वर्षों में ही 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए अगला प्रश्न, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के प्रयास में निम्न में से किस आग्नेयास्त्र को चलाते समय हुआ? यानी कि जब वो कालिंजर अभियान कर रहे थे, उनके जीवन का अंतिम अभियान जिसको विजित करने के दरमियान ही उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय वो कौन सा आग्नेयास्त्र या बारूद चला रहे थे जिसके दीवार में टकरा के वापस उन्हीं के पास रखे बारूद के ढेर में गिरने से आग लगी, और आग लगने से वो पूरी तरह झुलस गए और उनकी मृत्यु हुई थी। आपको बताना है वो कौन सा आग्नेयास्त्र था? बंदूक, सदका, उक्का या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही है। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे ये, और इसी के जो है फटने से इनकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? निश्चित ही इसमें कोई दम नहीं, आप सभी को पता है। शेरशाह का मकबरा अष्टभुजीय मकबरा है जो झील के मध्य में बना है, और ये आपका स्थित है सासाराम में। सासाराम में स्थित है बच्चा लोग। सासाराम कहाँ पड़ता है? फटाफट बताएंगे कौन से राज्य में है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति में बनने वाला पहला मकबरा है, कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, हुमायूं का मकबरा पहला मकबरा है जो 4 बाग पद्धति में बना है। 4 बाग मतलब क्या होता है कि बीच में मकबरा हो और उसके चारों तरफ क्या हो? बाग बगीचे हो। चारों तरफ बाग बगीचे हैं, इसी को 4 बाग कहा जाता है। और ये सभी को पता है कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति में बनने वाला पहला मकबरा है, और कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। शेरशाह के कार्यों में सही है। शेरशाह के द्वारा किए गए कार्यों में कौन सा है जो कि सत्य है? पहला है भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग। दूसरा है 178 ग्राम चांदी का रुपया एवं 380 ग्राम ग्रेन तांबे का दाम चलाया। तीसरा है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। चौथा है ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई, और पांचवा उपरोक्त सभी सही हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा? निश्चित ही इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों का कलेक्शन है ये। आप सभी को पता है कि ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और ये बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ तक पूछा है कि कितने ग्रेन का था चांदी का सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चलाया था, और तांबे का ये भी, और 32 अंक वाला ये गजे सिकंदरी भी इनके टाइम में चला था, ये भी याद रखिएगा। किसका बना था? सन का, ये भी याद रखिएगा। और ग्रैंड ट्रंक रोड तो सभी को पता है कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया, साथ ही सराय बनवाए और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाया था?
आपको बताना है किस सुल्तान के बारे में ये बातें की जा रही हैं और आप सभी को पता है कि वो कौन है। शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। निश्चित ही मेरे बच्चों को अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी बार हो चुकी हैं कि अब आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न भी देखिए, डाक प्रथा का भारत में प्रचलन निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया जो अपने न्यायप्रियता और अनुशासन के लिए जाना जाता था। बताना है बच्चा लोग आप सभी को इसका उत्तर कि कौन है वो शासक। निश्चित ही इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बाबर, सिकंदर लोदी, शेरशाह और हुमायूं। तो आप सभी को पता है इस तरह के सारे बेहतरीन काम करने का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत के रचनाकार जिन्होंने जौनपुर में शिक्षा ग्रहण की और शेरशाह के समकालीन थे वह कौन हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा बच्चा लोग। पद्मावत के रचनाकार भी हैं, जौनपुर में शिक्षा भी ग्रहण किया है और शेरशाह के समकालीन हैं। निश्चित ही बताएंगे। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरा फैजी, चौथा है अबुल फजल। और आप सभी को पता है इसका उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में ये बातें की जा रही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तीनों बातें बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रोहतासगढ़ का किला जो बिहार में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था। बताएंगे बच्चा लोग फटाफट। हुमायूं, शेरशाह, अकबर या इनमें से कोई नहीं। किसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया था जो कि बिहार में स्थित है और ये बहुत ही फेमस किला है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस किले को बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अच्छा खासा चकमा दिया था और अपने सारे पैसे और सारी चीज़ों को इसी किले में सुरक्षित रख लिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म कब हुआ था। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म कब हुआ, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1542, दूसरा 18 जून 1542, तीसरा है 30 जून 1542 और चौथा है 9 जनवरी 1544। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में ही अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। और इसमें तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। निश्चित ही आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। चलिए बच्चा लोग अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। पहला है फतेहपुर सीकरी, दूसरा है आगरा, तीसरा है कालानूर और चौथा है अमरकोट। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, अकबर का राज्याभिषेक कौन से स्थान पर हुआ था। और आप सभी को इसका उत्तर मैं आज ही के क्लास में बता चुकी हूँ। पंजाब के कालानौर स्थान पर ईंटे की चबूतरे को बना करके वहाँ पर जो है अट्रेंडम ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया और दिल्ली का या भारत का सुल्तान घोषित कर दिया गया बैरम खां के द्वारा। उसके बाद वो लोग दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे जब उन्हें पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका उत्तर आप लोगों के लिए बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साका प्रथा क्या है जो राजपूतों में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। पहला है जौहर, दूसरा है केसरिया, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग साका प्रथा क्या है। और ये आपके लिए बहुत ही शानदार है, निश्चित ही याद रखेंगे। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आप सभी को पता है कि केसरिया मतलब होता है जब राजपूत लोग केसरिया यानी कि अपने दुश्मन की सरों को काट करके अपने विजय का पताका लहराते हैं। यानी कि जब वो युद्ध में दुश्मन को हरा दें और दुश्मनों के खून से पूरे मैदान को लाल कर दें और जो है विजय पताका फहराएं, तो ये कहलाता है केसरिया, जिसको पुरुष करते हैं। इसको कौन करता है, पुरुष करते हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से ये हार गए, यानी कि इनको विजय नहीं मिली, ये हार गए, तब दूसरा काम कौन करता है, जौहर, ये महिलाएं करती हैं। और ये अग्नि को प्रज्वलित कर क्या करती हैं, उसी अग्नि में अपने आप को जला देती हैं। अग्नि में अपने आप को जला देती हैं अपनी अस्मिता, अपनी जो है आबरू की सुरक्षा के लिए।
तो ये कौन करती हैं, ये महिलाएं करती हैं। और इसी दोनों को क्या कहा जाता है, साका, यानी कि पुरुष केसरिया करते हैं जो दुश्मन को हराते हैं, दुश्मन के सरों को काट करके अब विजय पताका लहराते हैं। और दूसरा महिलाएं करती हैं जो अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए खुद को आग में जला देती हैं। ये दोनों चीज़ें राजपूतों से जुड़ी हुई बातें हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर मुगल शासकों में लगभग 50 वर्ष शासन करने वाले शासक हैं। उनका शासन कब से कब तक था? पहला ऑप्शन है 1556 से 1605, दूसरा है 1556 से 1606, तीसरा है 1556 से 1604 और चौथा है 1562 से 1606 और पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक का है? लगभग 50 वर्षों तक शासन किया है इन्होंने। और इनके साथ ही औरंगजेब भी 50 वर्षों तक शासन करने वाले शासक हैं। यानी कि अकबर और औरंगजेब दोनों लोगों ने क्या किया है, 50 वर्षों तक शासन किया है। आ से अकबर, आ से औरंगजेब, दोनों लोगों का लगभग 50 वर्षों का शासन है। और अकबर का टाइम पीरियड सभी को पता है, 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ है कालानौर में और 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी को आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताना है कि हुमायूं के ज़्यादातर युद्ध में व्यस्त रहने के कारण अकबर की शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पाई। अकबर के लिए नियुक्त शिक्षक कौन थे? बताएंगे बच्चा लोग कौन थे? पहला है बीर साल, दूसरे हैं बैरम खां, तीसरा है अबुल फजल और चौथे हैं अब्दुल लतीफ़। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कौन है जिन्होंने अकबर को शिक्षाएं दी थी। हालांकि आप पढ़ ही रहे हैं कि हुमायूं की समस्याओं की वजह से अकबर को शिक्षा दीक्षा नहीं अच्छे से मिल पाई और अकबर का शुरू से मन तलवारबाजी और तीरंदाजी में ज़्यादा लगता था, तो इसलिए इनकी ज़्यादा शिक्षा नहीं हो पाई। ये अनपढ़ शासक माने जाते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे पढ़े लिखे लोगों का। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अब्दुल लतीफ़। इनको देखकर, यानी कि जो अकबर हैं, इनको देखकर विदेशी कहते हैं कि कोई कह नहीं सकता था कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं है। इतना बुद्धिमान और इतना विवेकशील राजा थे वो। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे होना ही सिर्फ बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोग भी ग्रेट बन सकते हैं। और आपके सामने उदाहरण है अकबर द ग्रेट। तो याद रखेंगे बच्चा लोग आज के क्लास को भी। उम्मीद करेंगे आज के क्लास से आप लोगों को अच्छी बातें जानने को मिली होंगी। मैक्सिमम पॉइंट आज आपका रिवीजन हुआ होगा। मैंने हमेशा कहा है कि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही रिवीजन करना भी ज़रूरी है। नया सीखिए, पुराना रिवीजन कीजिए। और इसीलिए हर रोज़ ऐसे प्रश्न आप लोग के लिए लाए जाते हैं जिसमें नया सीखिए और पुराना रिवीजन कीजिए, ताकि जो भी पढ़िए वो मजबूत हो। अन्यथा हर रोज़ पढ़िए, हर रोज़ भूलिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर रोज़ सीखिए और पुराना रिवीजन कीजिए। इसी प्रयास में लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ और सहयोग के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।